नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए हम कर रहे हैं कक्षा 11 की ज्योग्राफी बुक। इसमें चैप्टर चल रहा है हमारा 4th, जिसके जो थ्योरी है हमने 3-4 लेक्चर में अच्छे से क्लियर कर ली है। आज के जो लेक्चर है इसमें हम इसके MCQs क्वेश्चंस करेंगे। तो आप अच्छे से ध्यान से लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। देखिएगा, थ्योरी पढ़ने से हमें कंप्लीट चैप्टर क्लियर नहीं हो पाता है जब तक कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, ठीक है। तो इसके जो भी अंतिम क्वेश्चन होते हैं वो, उनके अलावा भी जो भी चैप्टर में मोस्ट क्वेश्चन लग रहे हैं, पीछे की एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, आप ध्यान देना अच्छे से। तो आइए, क्वेश्चन जो पहला है वो है अपना कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी। देखिए, काफ़ी समय पहले हमने चैप्टर में अच्छे से देख लिया कि पेंजिया और पेंथालासा नामक 2 भूखंड थे। पेंजिया जो था उसके फिर धीरे धीरे सबसे पहले 2 टुकड़े हुए और फिर बहुत सारे भूखंड हो गए। आज जो महाद्वीप देख रहे हैं वो पीछे के जो अगर पृथ्वी का इतिहास देखें तो उस टाइम नहीं थे, ये सब जुड़े हुए थे आपस में। तो यहाँ बात हो रही है कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के एक साथ होने की जो संभावना व्यक्त की थी वो किन्होंने की थी सबसे पहले, ठीक है। ये ही क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है आपके सामने। एक पूछा जा सकता है कि संभावना व्यक्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मानचित्र पर सबसे पहले एक साथ दिखाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ठीक है। अब देखिए आप ऑप्शन: अल्फ्रेड वेगनर, इब्राहिम ऑर्टेलियस, एंटोनियो पेलेग्रिनी और एडमंड हेस। इनमें से जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इब्राहिम ऑर्टेलियस जो थे उन्होंने सबसे पहले संभावना व्यक्त कर दी थी कि कभी न कभी यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका एक ही भूभाग के ये खंड जो आज दिख रहे हैं वो कहीं न कहीं कभी न कभी ये इतिहास में जुड़े हुए थे, एक साथ थे। ये संभावना व्यक्त कर दी थी ऑर्टेलियस ने। जबकि बात करें हम एंटोनियो पेलेग्रिनी की, तो इन्होंने सबसे पहले मानचित्र पर इन तीनों जो महाद्वीप हैं इनको एक साथ दिखा दिया था, ठीक है। मानचित्र पर सबसे पहले दिखाने वाले कौन थे? वो थे पेलेग्रिनी। अगर आपको क्वेश्चन संभावना व्यक्त करने के लिए पूछे तो ऑर्टेलियस करेंगे, जबकि मानचित्र पर दिखाने के लिए पूछे जाए तो पेलेग्रिनी कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोलर फिलिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो पोलर फिलिंग बल की बात करें, ठीक है, पोलर फ्लीइंग फोर्स, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो ये परिक्रमण, परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण, ज्वारीय बल, इन चारों में से जो परिभ्रमण है यानी पृथ्वी का जो घूर्णन है, ठीक है। आप समझते होंगे परिभ्रमण और घूर्णन एक ही बात है। आप परिभ्रमण कहो या फिर घूर्णन कहो, एक ही बात है। तो जो पृथ्वी का घूर्णन है वो पोलर फिलिंग बल से संबंधित है, ठीक है। वेगनर साहब ने 2 जो प्रवाह के जो सिद्धांत दिए थे उनमें से 2 कारण बताए थे। एक तो बताया था ज्वारीय बल और दूसरा बताया था पोलर फिलिंग बल, ठीक है। तो पोलर फिलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, ठीक है। आपको लघु प्लेट नहीं पूछा है। नहीं के लिए अगर हम देखें ऑप्शन, तो नाज़का, ये नाज़का है। अच्छे से देख लिए हमने मुख्य प्लेटें और गौण जो प्लेटें हैं, लघु प्लेटें, उनको अच्छे से देख लिया है। यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। नाज़का, फिलीपीन, अरब और अंटार्कटिक, ये सब के सब प्लेटों के नाम है। आपको इनमें से छांटना है। 3 लघु है, 1 मुख्य प्लेट है, ठीक है। तो जो नाज़का, फिलीपीन और अरब प्लेट है ये सब की सब लघु प्लेट है, जबकि अंटार्कटिक प्लेट मुख्य प्लेटों में आती है। जो 7 मुख्य प्लेट है उनमें से एक है अंटार्कटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सागर अधः स्थल विस्तार,
ठीक है, ये सिद्धांत है। सागर अधः स्थल विस्तार नामक जो सिद्धांत था उनकी व्याख्या करते हुए निम्न में से किसी अवधारणा पर किस विचार, एक मिनट, ये इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सागर अधः स्थल विस्तार जो सिद्धांत दिया था उनकी व्याख्या करते हुए हैस ने, ठीक है, ये सिद्धांत किनका दिया हुआ है? हैस ने, हैरी हैस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया। ठीक है, आपके सामने 4 जो हैं वो ऑप्शन हैं, 4 अवधारणाएं दी हुई है, उनमें से आपको वो एक अवधारणा छांटनी है जिसको हैस ने मद्देनजर नहीं रखा सागर अधः स्थल विस्तार सिद्धांत देते समय। ठीक है, तो वो चारों अवधारणाएं अपन ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं घुमा फिरा के, यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है कि मध्य महासागर कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं होना। आपको अच्छे से चैप्टर में बता दिया गया है कि जहाँ मध्य महासागर जो कटक हैं वहाँ लगातार ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती है, लावा बाहर आता रहता है, और जो पीछे का जो लावा है पुराना वाला वो पीछे सरकता रहता है और नया लावा, नई चट्टानें बनती रहती है। ठीक है, तो एक तो हो गया ज्वालामुखी क्रियाएं। दूसरा है कि महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य और उत्क्रमण चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना। क्या उन्होंने अपनी अवधारणा जो सिद्धांत देते थे समय इस अवधारणा पर गौर किया था? या फिर थर्ड है कि विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से कि जीवाश्म जो है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और मेडागास्कर वगैरह में सेम जीवाश्म पाए गए हैं। तो क्या जीवाश्मों को भी उन्होंने वो अपने विश्लेषण का एक आधार माना था, या फिर महासागर तल की चट्टानों की आयु को माना था? इन 4 ऑप्शनों में काफ़ी नज़दीकी ऑप्शन है कंफ्यूज करने वाले। तो जो सी ऑप्शन है कि विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का जो वितरण था उससे हैस को कोई मतलब नहीं था, इस चीज़ को हैस ने मद्देनज़र नहीं रखा। जबकि ज्वालामुखी क्रियाएं, चुंबकत्व क्षेत्र की पट्टियाँ और चट्टानों की आयु तीनों अवधारणाओं को इस सिद्धांत में काम में लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? ठीक है, हमने अच्छे से देखा है 3 प्रकार की सीमा होती है। कौन कौन सी? महाद्वीपीय, महासागरीय और महाद्वीपीय महासागरीय। ठीक है, 3 तरह की प्लेट होती है। एक में तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जबकि 2 में दोनों सेम हो जाएंगे, महाद्वीप के साथ महाद्वीप, महासागर के साथ महासागर। यहाँ पूछा है कि हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट थी, किस तरह की प्लेट सीमा थी। ठीक है, तो आपको अच्छे से बताया गया है कि जो गोंडवाना लैंड का जो भारतीय प्लेट एक टुकड़ा था, वो एशियन जो प्लेट है उससे टकराया था, और उसके दौरान जो 33 सागर बीच में आया उससे उन दोनों के बीच में आया। भारतीय जो प्लेट थी वो भारी होने के कारण एशियन टीम के प्लेट के नीचे धंस गई, और वहाँ से जो लावा निकला उस लावा से जो बना है वो है हिमालय पर्वत। तो कौन सी हो गई? दोनों ही महाद्वीपीय ये प्लेटें हैं। तो महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, दोनों प्लेटें पास में आई थी, तो अभिसरण, महाद्वीपीय अभिसरण, जो 4th अपना ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो अल्फ्रेड वेगनर साहब का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, और इन्होंने 2 चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखते हुए ये सिद्धांत दिया था। कौन कौन सी? अभी देखा है हमने, एक तो ज्वारीय बल है और दूसरा पोलर फ्लाइंग बल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस कंप्यूटर प्रोग्रामर ने, ठीक है, ये कोई वैज्ञानिक है, किस कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था? अभी मैंने बताया था आपको
कि ये मानचित्र तैयार करने वाले कोई और थे, मानचित्र पर दिखाने वाले कोई और थे, पहली बार संभावना प्रकट करने वाले और थे। तो इसमें अपना जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर बुलर्ड ने, ठीक है, कौन? बुलर्ड ने सबसे पहले एटलांटिक तट को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। ठीक है, एटलांटिक तट मतलब अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका जो महाद्वीप है उनको सबको जोड़ के एक मानचित्र तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, टीलाइट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आता है, बस छोटा सा एक शब्द दे देंगे आपको और इनको समझना है आपको। तो टीलाइट जो शब्द है वो क्या जीवाश्म से संबंधित है, वायु निर्मित निक्षेप, नदी निर्मित निक्षेप, ठीक है, यहाँ है निक्षेप या फिर हिमानी निक्षेप। तो इनमें से जो डी ऑप्शन है हिमानी निक्षेपण जो है वो है, उसको बोलते हैं टीलाइट। ठीक है, ध्यान रखना। प्लेसर निक्षेप किससे संबंधित है? ठीक है, अब जो हमारी वो विस्थापन सिद्धांत दिया था उनको जो उनकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, उनके जो कारण है देने का कि कभी न कभी अपने सब के सब महाद्वीप किसी एक ही भूभाग के का पार्ट थे, ये धीरे धीरे टूट के अलग हुए हैं। तो इस चीज़ को चरितार्थ करने के लिए जो चीज़ें सामने आई है उन चीज़ों का जो है हम जिक्र कर रहे हैं। तो टीलाइट यानी हिमानी निक्षेपण भी सामने आया है। दूसरा है कि प्लेसर निक्षेप, ये क्या है? तो ऑप्शन है गहना तट पर सोने के बड़े निक्षेप, हिमानी निक्षेपण, जीवाश्म अवशेष, कोई नहीं। इनमें से जो ए अपना ऑप्शन है कि गहना तट पर जो सोने के बड़े निक्षेप पाए गए हैं, गहना तट अफ्रीका में जो सोने के बड़े निक्षेप पाए गए हैं उन्हीं को प्लेसर निक्षेप कहा गया है और वो ब्राज़ील में पाए गए हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र में रखकर हम कह सकते हैं कि कभी न कभी अफ्रीका अमेरिका जुड़े हुए थे आपस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहवन धारा सिद्धांत किसने दिया? ये जो सिद्धांत हैं ये तो आप बहुत अच्छे से रट लेना, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो सहवन धारा सिद्धांत जो दिया है वो आर्थर होम्स का है। ठीक है, सी जो अपना ऑप्शन है वो इसमें ठीक हो रहा है। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय सीमा में शामिल किए जाते हैं, महाद्वीपीय सीमा में शामिल किए जाते हैं। देखिए महाद्वीपीय सीमा ये जब हम ये महासागरों को पढ़ते हैं उनको अलग अलग पार्टों में बांटकर पढ़ते हैं, तो महाद्वीपीय सीमा भी एक अलग से टॉपिक होता है। महाद्वीपीय किनारा अलग होता है, फिर महाद्वीपीय सीमा आता है। तो इसमें पूछा गया है कि महाद्वीपीय सीमा में नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किस किस को शामिल किया जाता है। तो महाद्वीपीय सीमा की बात करें तो क्या महाद्वीपीय मग्न तट आते हैं, महाद्वीपीय ढाल आते हैं, महाद्वीपीय उभार आते हैं और महासागरीय खाइयाँ आती है। ये सब के सब महाद्वीपीय सीमा में शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें उपरोक्त सभी जो है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सागरीय अधः स्थल। ठीक है, सागरीय अधः स्थल विस्तार नामक सिद्धांत किसने दिया? सागरीय अधः स्थल नामक सिद्धांत जो है वो किसने और कब दिया? तो अलग अलग इसमें डेट दी हुई है, अलग अलग ज्योग्राफर्स के नाम हैं, आपको इनमें से अलग करने हैं। हम सभी जानते हैं कि हैस ने सागरीय अधः स्थल विस्तार दिया, लेकिन जो ईयर दिया हुआ है आपको 1961 और इधर 1964, वहाँ कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो हैरी हैस ने 1961 में सागरीय अधः स्थल विस्तार नामक सिद्धांत दिया था और इसमें ए जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेट प्लेट, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने और कब दिया? हैस ने, वैगनर ने या फिर सी जो ऑप्शन है उसमें 3 वैज्ञानिकों के नाम है, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने 1967 में। एक दो इनके साथी और भी थे, आप इनको मोस्टली याद रखना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसी एक का दिया हुआ सिद्धांत नहीं है। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन नामक ज्योग्राफर्स ने 1967 में
ये जो सिद्धांत है वो दिया था। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट है? ये जो 4 अपने ऑप्शन है उनमें से छोटी प्लेट आपको अलग छांटना है, तो इसमें हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है, छोटी प्लेट यानी गौण प्लेट की बात हो रही है। आपके सामने 7 प्लेटें हम मुख्य पढ़ी थी, बाकी छोटी प्लेटें पढ़ी थी। उनमें से जो मोस्ट प्लेटें हैं उनकी बात हमने की थी अच्छे से। यहाँ छोटी प्लेट को छांटना है आपको। इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट या अरेबियन प्लेट। ठीक है, काफ़ी नज़दीकी ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है। तो छोटी प्लेट की अगर हम बात करें तो जो अरेबियन प्लेट है, कौन सी प्लेट है? अरेबियन जो प्लेट है वो छोटी प्लेट में आती है। ठीक है, अब मैंने एक दो मैप लिए हैं आपको अच्छे से इसको समझाने के लिए, तो आप देखिएगा। ये जो मैप है आपके सामने वो है अंटार्कटिक महासागर का, जो 2 चट्टानें आपस में अपसरित हो रही है। ठीक है, दोनों दूर जा रही है और जो मध्य में यहाँ है वो कटक बन रहा है। ठीक है, मध्य एटलांटिक कटक की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो देखिए आप, ये जो लावा है रेड कलर का वो बाहर निकल रहा है और नई चट्टानें बनती जा रही है। जो पहले की पुरानी चट्टानें हैं उनको पीछे धकेला जा रहा है। ठीक है, अगर हम जो ज्योग्राफर्स हैं उनको जो वो जांचने की उनकी जो विधि है उनके अनुसार उन्हें पता लगता है कि जो चुंबकत्व है इनका वो अलग अलग होता है। जैसे जैसे ये दूर जाती है, जैसे कि इसका और इसका आयु, चुंबकत्व और जो गुण हैं वो एक समान होंगे, जबकि इस वाली चट्टान का और इस वाली चट्टान के सेम होंगे, जबकि जो दूर है सबसे उनके दोनों तरफ के चट्टानों के सेम होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपसरित जो चट्टानें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती है और उनके आपस के जो चट्टानें हैं वो जैसे जैसे दूर जाती है उनके आपस के जो गुण हैं वो सेम होते जाते हैं। ठीक है, अगला जो है वो लिया है एक मैंने आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार जो लिथोस्फीयर है उसमें जो चट्टानें हैं एक दूसरी जो पास में आती है, वो जो सबडक्शन जोन बनता है 2 प्लेटों के बीच में, उसके बारे में बताने के लिए, और किस प्रकार एक चट्टान दूसरी चट्टान के नीचे धंस जाती है। आपको ये ओशियन दिख रहा है, ये समुद्री प्लेट है, महासागरीय है, और ये जो इधर है वो महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आई। ओशियन प्लेट, ध्यान रखना, ओशियन जो प्लेट है वो हमेशा भारी होती है बजाय किसके, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के। तो ओशियन प्लेट जो महासागरीय प्लेट है वो भारी है, इसका मतलब नीचे धंसेगी जो महाद्वीपीय प्लेट है उसके, और उसको ऊपर धकेल देगी। अब यहाँ पर जहाँ दोनों प्लेटें ये टकराई है, सबसे पहले जो वो पार्ट है वो तपा, गला और लावा के रूप में पृथ्वी पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर दोनों प्लेटें आपस में अभिसरित हुई, दोनों टकराई, वहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार चट्टान जो भारी होती है वो नीचे धंसती है, और लिथोस्फीयर की हमने बात की थी स्थलखंड की, वहाँ पर ये होता है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेटें तैरती रहती है, लेकिन जब ये 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक जो प्लेट है उसका जो नीचे धंसना और वो लावे का बाहर निकलना ज्वालामुखी क्रिया कहलाता है। और ये जो पार्ट होता है जहाँ पर चट्टान होती है उसका विनाश होता है, उसको बोल दिया जाता है सबडक्शन जोन। ठीक है, ये वाला जो जोन है वो सबडक्शन जोन कहलाता है। तो इस प्रकार ये मैप से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं सोचती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, और आप खुद सब करें ताकि थोड़ा सा मनोबल मेरा बना रहे।
ठीक है, आगे हम हर चैप्टर के ऐसे ही थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करते रहेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।